प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अनिल सिंह सर। अनिल सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम राम। जय सिया राम संदीप जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जय सिया राम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, आपसे लगातार इंटरेक्शन नहीं कर पाए इस बीच में, पर मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आपसे हम लगातार इंटरेक्शन करें, लगातार आपसे आपके विचार जानें। तो दर्शकों, विषय ये है आज का कि राजस्थान के एक जिले में बाड़मेर में, एम आई राइट सर? बाद में जी। तो वहाँ पर एक चुनाव, सांसदीय के चुनाव लड़ने के लिए एक कैंडिडेट हैं, वो निर्दलीय उतरे हैं। ना भाजपा से हैं, ना कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से होते तो शायद इस बात की तस्दीक हो गई होती कि उन्होंने ये किया है, पर निर्दलीय हैं तो उन्होंने क्या किया, और वो एक वहाँ राजस्थान के राजपूत हैं, तो उन्होंने अपनी पगड़ी ले जाके एक मज़ार पर रख दी, सिर्फ इसलिए कि उनको चंद मुस्लिम वोट मिल जाएँ। एक नेता हैं सर, उन्होंने कभी गोल टोपी जीवन में पहनी नहीं, दी गई तो उन्होंने उसको मोड़ के अपनी जेब में रख लिया। वो आज कहाँ हैं? एक नेता हैं जो अपनी राजपूत सर, पगड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी मतलब पूरे समाज में उसका बहुत मान होता है। हमें कम से कम इतना तो पता है। अनिल सर, ये कौन लोग हैं? क्या लोग हैं? कहाँ से आते हैं? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस हद तक गिर सकते हैं ये लोग? अनिल सर। देखिए, पहली बार जब मैंने सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो देखे तो एकदम से जो है तन बदन में आग लग गई कि एक ठाकुर राजपूत जाति का व्यक्ति, जिसके पूर्वजों ने मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए ही जो है कई पीढ़ियां खपा दी, उस परंपरा से आया हुआ एक व्यक्ति एक मजार पर जो है अपनी पगड़ी रख देता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब मुझे पता लगा तो एकदम से नी जर्क रिएक्शन तो उसका यही आया कि इसको जो है जम करके गालियां देनी चाहिए। और मैंने तत्काल एक प्रस्ताव भेजा अपने एक मित्र को कि एक वीडियो करते हैं जिसमें इसको गरियाते हैं जम करके। खैर, वो प्रस्ताव पहुंचा नहीं मित्र तक सही समय से और वो वीडियो खैर बनने से रह गया। बाद में जब घटना थोड़ी पुरानी हो गई, चीजें जो है थोड़ा सा सिंक हुई दिमाग में, ठंडे दिमाग से जब मैंने सोचना शुरू किया, तब जो है मतलब एक गहरी निराशा का भाव मन में जो है वो व्याप्त हो गया। मुझे ये लगा कि ये जो हम लोग बातें करते हैं कि हिंदुओं में जो है अब बड़ी जागरूकता आ रही है, अब एकता हो रही है, धीरे धीरे पता लग रहा है दुनिया को, लेकिन इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मुझे लगता है कि हम हिंदू एकता से आज भी उतने ही दूर हैं जितने कि 10 साल पहले थे। आज भी अपने एक तुच्छ स्वार्थ के लिए, स्वार्थ इतना सा है कि हमें लोकसभा की सीट चाहिए। और राजस्थान में जैसा कि आप जानते हैं पिछली 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और संभावना है कि इस बार भी जीत जाएगी। और इस बीच में ये जो भाटी साहब हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, भाटी साहब जो है कोई विधानसभा का चुनाव जो है कहीं से निर्दलीय जीत गए हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनको भी ये लगता है कि भाटी साहब ने वो क्षमता है कि कम से कम भाजपा का ये जो 25 में 25 का रिकॉर्ड है इसको वो रिपीट नहीं होने देंगे। कम से कम एक सीट जो है भाजपा अवश्य हारेगी। कांग्रेस जीतती है या नहीं जीतती आजकल उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको केवल लोकसभा का चुनाव जीतना था, तो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित बेट तो ये होता कि वो भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करते
कि भाई देखिए, ये विधानसभा चुनाव जीत करके मैंने अपनी जीतने की क्षमता सिद्ध कर दी है और मैं जीत सकता हूँ, इसलिए आप मुझे टिकट दे दीजिए। अगर वो इस लाइन पर चलते तो शायद उनको टिकट मिल भी जाता और जीत भी जाते। लेकिन इस बीच में एक अफवाह फैलाई गई कि ठाकुर जो है वो बड़े नाराज हैं और इस अफवाह के पीछे एक रूपाला जी हैं, गुजरात के नेता, उनका एक बयान बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उस समय के राजाओं महाराजाओं ने अपनी कन्याएं मुगलों को सौंप दी, मुगलों के दरबार में भेज दी। अब देखा जाए तो अ, शुद्ध डेटा की दृष्टि से एनालाइज करें तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। दुनिया जानती है, मान सिंह मान सिंह की बहन या उसकी बुआ पता नहीं कौन, वो अकबर को ब्याही थी। और भी केसेस हैं इस तरह के, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। लेकिन अब जो लोग जो है वो खोजते रहते हैं, फिशर्स खोजते रहते हैं कहाँ पे कुछ मिले जिससे कि कुछ भड़काया जाए लोगों को। तो किसी ने ये कहा कि चूंकि उस समय के राजा महाराजा अधिकांशतः राजपूत होते थे, इसलिए रूपाला जी की ये टिप्पणी जो है वो राजपूतों पर है, राजपूतों के खिलाफ है। इसलिए अब ठाकुर समाज जो है वो भाजपा का विरोध करेगा। और हमारे भाटी साहब जो है वो आ गए उनके चरके में और विरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि ये पिछली बार जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि चॉइस मुसलमान के हाथ में रखती है वो। तो जिसको भी जीतना है उसको मुसलमान का वोट तो चाहिए ही चाहिए। अगर हिंदू जो है वो हिंदू के तौर पर आंशिक रूप से ही सही, अगर वो वोट कर रहा है, एक वर्ग जो है भाजपा को जा रहा है, उसका समर्थन मिलेगा नहीं, तो अगर जीतना है तो मुसलमान का वोट तो चाहिए ही चाहिए। अब मुसलमान का वोट लेने के लिए भाटी जी इस सीमा तक गए कि मजार के ऊपर पगड़ी रख दी उन्होंने। भाई, राजपूतों की पगड़ी और राजपूतों के सिर में जो है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। पगड़ी उतार करके समर्पित कर देने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ जो है रख दिया वहां मजार पे। और इस कीमत पर अगर जीते भी तो पता नहीं जीत का क्या आनंद वो उठा पाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी चिंता इस विषय को लेकर के है कि हिंदू एकता की जो बातें हम लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ जो है बहुत ही सकारात्मक और आक्रामक पोस्टों से प्रभावित होकर के अभी वो जो है बहुत दूर है। और स्वभाव से चूंकि मैं एक आशावादी ही व्यक्ति हूँ, हालांकि कुछ लोग मेरी इस आदत के कारण, क्योंकि मैं शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझता, तो इस आदत के कारण कुछ लोग मुझ पर निराशावादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं सकारात्मक ही रखता हूँ अपनी सोच। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि ये जो काम है हिंदुओं के एकीकरण का, इसमें अभी बहुत प्रयास की जरूरत है और शायद ये एक पीढ़ी में पूरा होने वाला काम नहीं है। भाटी जी जो है इसकी वानगी है। जी जी सर, आपने बताया पगड़ी जो है सर के बराबर ही है राजपूतों की, और आज ये इनको लगता है कि ये जीत जाएंगे इनके भरोसे। और एक फिल्म में, सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि पास का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखो। तो मैं देखता हूँ इसको थोड़ा सा व्यापक मोड में लेके जाते हैं, थोड़ा मैक्रो व्यू डालते हैं अगर, तो आज का जो पाकिस्तान है भाई, उधर से हजारों साल पहले आक्रांता आए कुछ, उनसे मतलब फिर रोका गया, बप्पा रावल वगैरह जी ने रोका। इस हद तक बप्पा रावल जी ने किया कि 300 साल तक वो नहीं आए। उन्होंने ईरान तक चौकियां बना रखी थी कि इधर से आए तो बताना। तो फिर अरब नहीं आए उसके बाद, फिर शनै शनै लेकिन आते रहे और बसते रहे, और फिर लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल तो है, कोई दिक्कत थोड़ी, इनके साथ रहा जा सकता है। जिस जिस ज्योग्राफी ने सर, जिस जिस लोकेशन ने, जिस जिस समाज ने
यह जाना या माना कि इनके साथ रहा जा सकता है। एक एक्सेप्शन छोड़ के सर सबने अपनी 3/4 जमीन खोई है। पंजाब ने, पूरे पंजाब ने, पंजाबियों की सर 47 तक तो लेखनी उर्दू थी, उर्दू में लिख रहे थे। यूपी में उतना उर्दू का कम चलन था जितना पंजाबियों में था, सिखों में था, प्रॉपर सिखों में। गुरुमुखी में चंद बदते थी, लेकिन और इस हद तक था कि आज तक उनकी जो लोग भाग के भी आए वो लोग भी ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से रहते थे, बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। तो 3/4 जमीन छोड़नी क्यों पड़ी? दूसरा एक वर्ग है कश्मीरी पंडित, उनके यहाँ भी 500 साल से पहले जब से धीरे धीरे कन्वर्जन कर रहे थे, किसी ने पलट के नहीं बोला कि नहीं ये नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, ये तुम्हारा गलत आचरण है, दुराग्रह है। होता रहा 90 में सबकी आंख के सामने आपको जमीन अपनी छोड़नी पड़ी और आज आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। बंगाल बहुत सेकुलर रहा है सर, अद्भुत सेकुलर है बंगाल, आज तक है सेकुलर। सेकुलरिज्म की ऐसी और इंटेलेक्चुअलिज्म की तो ऐसी गंगा बह रही है कि अपना पूरा खेत, बांग्लादेश जो सबसे फर्टाइल था, चटगांव नाम का एक इतना बड़ा पोर्ट था, ढाकेश्वरी मंदिर था, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा तुमको। राजपूतों को लगता है कि अगर ये इनके साथ रह सकते हैं, इनके वोट से जीत जाएंगे, और इस प्रकार के राजपूत, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पता चला मेरा भी क्लिप काट के किसी को कह दे कि अरे राजपूत को गाली दे रहे हैं अनिल सिंह और संदीप आर के सिंह मिलके। इस प्रकार के जिसको ये हल्का सा भी फंडा है कि मैं सेकुलर हूं और मैं इनके साथ रह सकता हूं और ये अपने तरीके से रहेंगे और मैं अपने तरीके से रहूंगा, ये कंसेप्ट सर ये कितना गलत है, कितना गलत है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि गलत तो है इसमें कोई, ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपको अपने जैसा बना देंगे। आप इनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? और इस पे मेरी वो एक्सेप्शन वाली बात आती है कि एकमात्र भूमि है सर जिसने इनको इनकी आग शांत कर दी, इनको एकदम स्त्राण बना दिया, वो है उत्तर प्रदेश की भूमि। और अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी जमीन नहीं छोड़ी, और आज मंदिर भी बनवा लिया। जबकि सबसे ज्यादा रूल यहाँ पे मुगलों ने किया 400-500 साल तक। यही लखनऊ के नवाब, इनको जो मौसीकी इनके हराम थी, इसी में उसको डुबो दिया नवाबों को कि भैया तुम अपना नवाबी करते रहो, हमसे लगान लेते रहो, हमको चैन से अपना जीने दो। होली के गीत गवाए इनसे, सब कराया। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म पर अडिग रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, अब लोग कहते हैं कि लखनऊ जैसा सेकुलरिज्म होना चाहिए, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ भी इन्होंने अपना पांव पसार लिया है। यहाँ नदवा है, यहाँ मदरसे हैं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ भी पूरी ट्रेनिंग चल रही है आतंकी की। और आई नो कुछ एरियाज में है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साइबर क्राइम्स करते हैं, सब करते हैं। मैं आपसे बस आपकी राय जानना चाहता हूँ सर, ये कंसेप्ट कि किसी हिंदू को यदि लगता है कि वह सेकुलर होके इनके साथ जी लेगा और ये उसको जीने देंगे, ये कितना गलत है सर? देखिए, सेक्युलरिज्म जो है वो एक बोगस कंसेप्ट है, और ये सिद्ध करने के लिए आपको इनकी 2-4 किताबें पढ़ने की जरूरत है, और उसके साथ खुले मन और मस्तिष्क से दुनिया भर में जो हो रहा है, आज के तारीख में जो हो रहा है, और जो पिछले 1000 सालों से होता रहा है, इसको तकनीकी भाषा में आप कह सकते हैं कि आपको क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा दोनों एनालाइज करना है। पिछले 1000 सालों में इन्होंने चाहे अपनी ही मातृभूमि को देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या किया है इन लोगों ने, या कहीं भी देख लीजिए पड़ोस में ईरान में क्या किया है। ईरान की जो है एक थ्राइविंग, एक उनकी अपनी सभ्यता थी। अग्नि पूजकों का जो है पारसियों का देश था ईरान। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में वर्णन है कि भारत के पश्चिम में जो है अग्नि पूजक पारसी रहते हैं। तो पारसियों का देश और 100 साल भी संघर्ष नहीं कर पाया, खत्म हो गया एकदम से, जड़ से खत्म हो गया। आज इस सीमा तक समाप्त हो गया कि अब वो पुराने उनकी सभ्यता के अवशेष भी वहां पर नहीं बचे हैं।
ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। अगर इतना डेटा होने के बाद भी कोई ये मानना चाहता है कि नहीं भाई ये भी हमारी तरह से ही एक साधारण मनुष्य है, और किताबों में भी जो लिखा हुआ है, किताबों की बात होती है, हमने तो देखिए बहुत मोटी बात आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 10, 20, 50 किताबें पढ़ रखी हैं हमने। तो उससे एक ही बात हमको समझ में आई कि दुनिया में केवल एक ही चीज़ एब्सोल्यूट है, और वो है कुरान शरीफ। बाकी सब जो है साइंस की जो आप थ्योरी आज पढ़ते हैं वो कल फॉल्सिफाई हो जाती है। साइंस की तो परिभाषा ही यही है कि समथिंग व्हिच इज फॉल्सिफाइबल। तो एक ही चीज एब्सोल्यूट है और वो कभी नहीं बदलने वाली है। पिछले 1500, 1400, 1500 सालों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और होगा भी नहीं आगे। तो इसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है, जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं आप कुरान को वो नहीं है, उनका भी मतलब वही है, शांति स्थापित करने से ही है। तो ऐसे लोग जो भाई जानबूझ करके मूर्खों के स्वर्ग में रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। वो तो जब अपने ऊपर आएगी तभी उनको पता लगेगा। और सेक्युलरिज्म का देखिए ये भी इतिहास है कि डेटा जो है कंपाइल करे ढंग से और उसकी एनालिसिस हो तो आपको पता लगेगा कि अगर आज कोई अपना धर्म छोड़ करके सेक्युलर हो जाता है तो 3 पीढ़ी के अंदर जो है वो मुसलमान बन जाता है। मैक्सिमम 3 पीढ़ी चलता है। तो अब 3 पीढ़ी आगे जो है देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। लोगों को दिखाई पड़ता है कि आज जो है आज कैसे हम आराम से अपना समय बिता सकते हैं। तो नजदीक का फायदा केवल दिखता है लोगों को, नजदीक के फायदे के चक्कर में लोग सेक्युलर बन करके रहते हैं। क्या मैंने सर जवाब दे दिया है आपका या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको तो मैं सर सबसे ज़्यादा देखता हूँ बॉलीवुड में। बॉलीवुड में कम से कम 8-9 मुसलमान हैं, एक्टर्स और डायरेक्टर्स और म्यूजिशियंस और सब पूरी एक लिस्ट है, जिन्होंने कम से कम 2 हिंदुओं से शादी की सर। और इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया गया हमारे यहाँ पे कि हाँ, ये तो नॉर्मल है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा आदमी, आपने एकदम सही कहा कि जो सेकुलर होता है उसकी अगली पीढ़ी मुसलमान हो जाती है। हम तो तीसरी जनरेशन तक नहीं जा रहे, अगली पीढ़ी। सोनाक्षी सिन्हा आज की डेट में हैं। उन स्वरा भास्कर सेकुलर हैं तो आज वो मुसलमान हो चुकी हैं। निकाह ही हुआ है सर, किसी की शादी ब्याह स्पेशल मैरिज में ये लोग निकाह, भाई प्यार है तो निकाह कर लो। तो अपने लिए उतना बुद्धि रहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है। और ऐसी तमाम ऋचा चड्ढा है वाली सीरीज है सर। आमिर खान, आपने देखा कि पास का फायदा देखने के किरण राव ने आमिर खान के साथ लगान फिल्म के दौरान अपना जो भी किया, 15 साल में क्या हुआ उनके साथ। आज आमिर खान ने उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओके, टाटा, बाय बाय, हैप्पी डिवोर्स। डिवोर्स सेलिब्रेट हो रहा है सर, ये इस्तेमाल किया है। और इस चीज को हमारी जनता, आम जनता, हमारी लड़कियां, हमारे समाज में कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, इनके साथ तो रहना है। यही यही धीरे 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 क्षरण करते हैं हमारी बुद्धि का। हमारे हमारे पूर्वजों के जो दिया हुआ हमको मिला है, जो हम लोग का सौभाग्य है, जो हमको सनातन वे ऑफ लाइफ मिला है, उसका एक पीढ़ी में इनका क्षरण हो जाता है, जो इतना सा सेकुलर हो जाता है। और नुकसान देखिए सर, अफगानिस्तान को पता ही नहीं कि अफगानिस्तान की समस्या क्या है। और हम सब जानते हैं अफगानिस्तान की समस्या क्या है। 1950s में सर, जब वहां पे शाह रूल करता था, आपने ईरान की बात की, मैं 1950s में काबुल वाज द हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। काबुल एंड तेहरान, ब्यूटीफुल प्लेसेस, पहाड़ियां हैं, पानी है, सब कुछ है, सुंदर जगह हैं। और एक बार जरा सी इस्लामिक सत्ता आई, वापसी का कोई रास्ता नहीं है सर इनके पास। ईरान में जब तक शाह था सर, गूगल पे सबने देखा ही होगा या देख भी सकते हैं कि 1950s ऑफ ईरान, क्या सुंदर जगह थी, क्या बढ़िया जगह, मतलब साइंटिस्ट वहां हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग
मुसलमान तो हो गए थे लेकिन पूर्णतः इस्लामिक नहीं हुए थे। तो खुमैनी को लाया गया फ्रांस से कि इनको इस्लामिक करो। ईरान में लेफ्टिस्टों ने आंदोलन किया, शाह को हटाया। खुमैनी फ्रांस में रहता था, 20 साल बाद उसको लेके आए। उसने आते ही पहले लेफ्टिस्टों को मारा, फिर पूरा देश इस्लामिक कर दिया। और इतनी फिल्में बनी हैं सर कि किस तरीके से उसने कहर नाजिर किया है उन्हीं ईरान के मुसलमानों पर कि तुमको अब इस्लामिक हो जाना है, तुमको अपना पुराना कल्चर छोड़ देना है। तो जो सेकुलर होना चाह रहा है उसका उसका भविष्य सामने दिख रहा है। उसका भविष्य हमारे पड़ोस में दिख रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश छोड़िए, केरल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ, क्या हो रहा है। आज जो वहां पे पात्रा जी हैं, जिनको भाजपा ने टिकट दिया है, वो मोहम्मद शेख, क्या नाम है सर, शाहजहां शेख, क्या किया उसने? शाहजहां। उसने कौन सा व्यवहार किया? बंगाल तो सेकुलर होता जा रहा है और वही बंगाल कलकत्ता में बैठे हुए सेकुलर, उनके मुंह से चू नहीं निकल रही है। 200 और 200 बहनों बेटियों के साथ वो क्या अत्याचार कर रहा था और वो उसके चंटू पंटू घुर गए। ये सेकुलरिज्म देखिए, इसी राह पर समय लेकर जाएगा सर। जी समय सर, तेजी आप कुछ से कह भाग रहा है, समय तेजी से भाग रहा है, इसलिए अगले कुछ मिनट जी हमें इसके सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। समस्या तो जी कितनी गंभीर है, इसके बहुत रिमाइंडर जो है मिलते रहते हैं समय समय पर। और ये भी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर भाटी साहब ने दिया है कि वो परवाह नहीं करते, हिंदू हिंदू एकता की बिल्कुल परवाह नहीं करते। अगर आज मुसलमानों के पैरों में पगड़ी रख देने से एक लोकसभा की सीट मिलती है तो क्यों न उसको हम लें। तो ये भी एक रिमाइंडर है कि हम जो है कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हैं हिंदू एकता स्थापित करने के अपने प्रयास में। अब सल्यूशन तो इसका जो है वो वीर सावरकर की एक पुस्तक है, अंग्रेजी में पढ़ी है मैंने, हिंदी में भी प्रकाशित है। हिंदी में किताब का नाम है हिंदुत्व, अंग्रेजी में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व करके है। तो वो आज से करीब 100 साल पहले उन्होंने देख लिया था इस समस्या को, और उन्होंने ये कहा कि भाई घर वापसी ही एकमात्र मार्ग है। उनको जो है वो किसी तरीके से समझा बुझा करके अपने घर के अंदर वापस ले आना यही एकमात्र मार्ग है। उन्होंने वो भी आगे ये भी देख लिया था कि घर वापसी के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, कि हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा रूढ़िवादी हो चुका है, खुद ही हमारे अंदर भी कमी है, तभी तो हमारा धर्म छोड़ करके लोग दूसरे धर्म की ओर आकर्षित हो गए हैं। तो इतना ज्यादा जो है रिजिड हो चुका है हमारा समाज कि उनको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने इसका सलूशन दिया है कि ले आइए उनको, जो है अपने घर में बैठाइए, उनको अपने साथ जो है भोजन कराइए, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कीजिए। कुछ दिन तक उनको भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है आपस में शादी ब्याह जब होने लगेंगे तो ये हो जाएगा सब ठीक। अब आपसे शायद पहला ही वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि हमारे जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। हम कहते हैं हमको हिंदू एकता स्थापित करनी है, तो आखिर कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए ये नापने का कि जो हम कर रहे हैं उससे हिंदू एकता वास्तव में स्थापित हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अपना ट्रैक चेंज करें। तो पहले तो कुछ ऐसा कोई एक पैरामीटर हमको ऐसा डिसाइड करना चाहिए जिसके आधार पर हम ये तय करें कि हाँ भाई हम सही लाइन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये बड़ा लंबा जी विषय है, अलग से जी इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सर, मोटा इसके मोटी मैं जी ये कहूंगा, मोटा मोटी एक बात कहूंगा कि हमारा जो काम है वो लोग जो वर्तमान जो व्यवस्था है उससे चिंतित हैं, इसमें सुधार करना चाहते हैं कि घर वापसी का कार्यक्रम आगे बढ़े, तो उनका जो काम है वो बहुत कुछ जो है वो, जैसे इंश्योरेंस एजेंट लोग होते हैं, कितना कठिन काम है इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को बेचना। वो एजेंट आपके पास आता है, आप उसको गाली दे के भगा देते हैं, उसको देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है।
एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए बेचारे को 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं आपके घर के। तो हमारा काम जो है कुछ इसी टाइप का है, मतलब इनफाइनाइट पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज भाटी साहब जो है फिसल गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो अभी भी हमारे अपने हैं, वो कहीं मुसलमान हो नहीं गए हैं अभी तक। अभी तक केवल उनका उन्होंने सहयोग और समर्थन लिया है। तो उनके ऊपर जो है लगातार हमें काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ गंगा अवतरण की कहानी है कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ की 3 पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी। उनकी 2 पीढ़ियां जो है वो तपस्या करते करते खप गई। तो तपस्या का जो क्वांटम चाहिए था गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, वो भगीरथ के समय में पूरा हुआ। अवश्य क्रेडिट उनको जाता है कि वो ले आए फिजिकली, वो आगे आगे चले, गंगा उनके पीछे पीछे चली। लेकिन सारा काम उन्हीं का नहीं था, उनकी उनके पिता और उनके भी पिता, 2 पीढ़ियां उनकी खप गई, तब जा करके वो काम पूरा हुआ। तो जी। हमें भी जो है भाई बहुत ही धैर्य के साथ लगे रहना चाहिए, ये मानते हुए कि हमारे लाइफ टाइम में शायद ये चीज हमको देखने को न मिले। हालांकि हो भी सकता है, तो ये मानने का कारण नहीं है कि नहीं ही जी। देख पाएंगे, लेकिन इसके नहीं लिए आप हमको मेंटली तैयार रहना चाहिए। जी, सनी आपने इतनी बड़ी बात कही कि ये एक पीढ़ी का काम नहीं है, क्योंकि हमारा क्षरण भी तो 1000 साल में हुआ है ना। और इसका अभी हमने सबसे बड़ा प्रमाण देखा, 500 साल से जो श्री राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था, पीढ़ियां खप गई। संघर्ष करते रहे, करते रहे, करते रहे, अगली पीढ़ी को सौंपते रहे। 1990 में कार सेवा हुई, 92 में हुई, फिर एक हुआ, फिर उसके दौरान, और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने ये राम मंदिर देखा। तो हमको भी तो कुछ सौंप के जाना है सर आगे वाली पीढ़ियों को। रही बात समाधान की, समाधान 2 प्रकार के सर। ये तो सतत है सर, सुर असुर संघर्ष हमेशा सतत चलता रहेगा। तो इसको ये न सोचा जाए कि हमारे जीवन काल में होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि 47 में एक भारत होगा, हम शायद ना रहें देखने के लिए। उन्हें भी पता है कि वो लोग नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन आज देख रहे हैं, तभी वैसा बनेगा। दूसरा सर, विदुर नीति है, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। और बाबा जी, योगी योगी जी हमारे जो हैं, श्री आदरणीय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो इसका शब्दशः पालन करते हैं। और एकदम इससे बड़े समाधान नहीं। जो जैसा कर रहा है उसके साथ एकदम डिट्टो वैसा व्यवहार करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो अगर परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से भी कई लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। हम उन लोगों का सहयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, बहुत लोग लगे हुए हैं सर। पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं उनके लिए कार्य करते हैं, स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, डॉक्टर रोमेंद्र रत्नू हैं राजस्थान में, अभिजीत ने सॉरी नेवर जी हैं, जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड का भी हैंडल चलाते हैं, सेवा न्याय करके है लोग का संगठन। तो कार्य हो रहा है सर, और ये 10 साल में तो मैंने इसको बहुत अच्छा होते हुए देखा है, ग्रोथ ही देखी है। हमारी ऑडियंस सर हिंदू घृणा से सनी फिल्में नहीं देखती, पर कश्मीर फाइल जैसी डिफिकल्ट फिल्म देखती है, उसको हिट बनकर आती। केरल स्टोरी जैसी, तो ऑडियंस भी, हमारी जनता कह रही है कि हाँ देखो हम तैयार हैं, आप हमारे लिए, आप क्या राह दिखा सकते हो, तो राह पे हम चलने के लिए तैयार है। जनता तैयार है। बाकी भाटी जी जैसे नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और जिस दिन उनकी भी खबर आएगी किसी दिन, या तो उन्होंने अपना वापस घर वापसी करा ली है, जो मानसिक खतना करा दिया उन्होंने अपना वहां पे मजार पे, तो पता चला कि किसी दिन वापस में घर वापसी हो गई, भाजपा के अंदर आ गए, नहीं तो चले जाएंगे उधर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदान प्रदान चलता रहेगा, पर भारत का प्रादुर्भाव अब होगा सर। और सनातन और हिंदुत्व के बिना भारत नहीं, भारत के बिना सनातन और हिंदुत्व नहीं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और हमें अपने सनातन वे ऑफ लाइफ पे पूर्ण रूप से गर्व है। गर्व है, इसके बहुत सारे रीजन है अपने पास, वी हैव, मैं इस पे अलग से वीडियो हम करेंगे। तो समाधान यही, सतत संघर्ष, और संघर्ष भी नहीं, सतत कार्य अपना करते रहें। जो लोग ये कर रहे हैं उनको सहायता करें, अपनी इच्छा से ढूंढें, जाने। आप, मैं दर्शकों से अपने रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जानकारी में यदि हों लोग जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हों, तो उनकी जानकारी हमें दें। आप भी बताएं क्या समाधान हो सकता है। और कई लोग आर्थिक बहिष्कार की भी बात करते हैं, धीरे धीरे इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारे बनेंगे। तो भाई वो अगर हलाल जैसे सिस्टम बना सकते हैं, तो हम भी छठे शाठम समाचारित अपना एक सिस्टम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ये विचार फिलहाल प्रस्फुटित हो चुका है, अब शॉर्टेस्ट टर्म कार्य भी गोल होगा इस हमारा पर। ये है कि किसी तरह से भाटी साहब को तो हराया जाए वहां पे, है, सर वो जिसका जो हारेंगे। भी जो है संपर्क हो वहां पे,
वो लोगों को जो है समझाए कि भाई ये आदमी तो भरोसे के लायक कतई सर, नहीं है। पहले वो तो जो उनका जिसने जो मजा भ्रम है उसको तोड़ा जाए, फिर बाकी देखा जाएगा बाद में। भाटी जी के कर्म ही उनको हरवाएंगे सर, जो उन्होंने कर दिया है ना कुकर्म, वो उनके कुकर्म ही उनका हरवाएंगे। ये समय उनका नहीं है, ये समय किसी और का है, और ये बात सबको समझनी चाहिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और आपने इतना इस छोटी सी बात का मैक्रो व्यू भी आपने प्रस्तुत किया, बताया ये कितनी जरूरी है। कहने को छोटी घटना है, हो सकता है किसी अखबार के छोटे से कॉलम में आ गई हो, पर यही हरकतें हैं जो धीरे 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 समाज समाज का क्षरण करती हैं, और उसको आज यहीं रोकना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, और दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया वीडियो धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी ये सतत प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।